जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कॉमेंट में जरूर लिखिए। कानपुर हिंसा में एक और गिरफ्तारी की गई है। अब तक इस मामले में 55 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं पुलिस प्रशासन ने आगामी त्योहारों को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू रखने का फैसला लिया है। यह फैसला जुमे की नमाज से ठीक एक दिन पहले लिया गया है। इस दौरान सभी तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक जारी रहेगी। कानपुर हिंसा का एक और CCTV फुटेज सामने आया है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि हिंसा कार्रवाई की प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि पूर्व नियोजित तरीके से हमला किया गया था। उपद्रवियों ने वाहनों में तोड़फोड़ की और सामान लूट लिया। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि दंगाइयों ने बाइक तोड़ दी। और आपको बता दें कि दंगाइयों का इरादा न केवल पथराव बम फेंककर लोगों को घायल करना था, बल्कि वे दुकानों और सामानों को भी नुकसान पहुंचाना चाहते थे। नफरत वाले बयान देकर समाज का माहौल खराब करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने कई बड़े नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बाद अब MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि ओवैसी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भड़काने का प्रयास किया है, लेकिन MIM चीफ ने इस मामले में दिल्ली पुलिस पर ही निशाना साध दिया है। ओवैसी ने कहा कि मुझे FIR का एक हिस्सा मिला है। ये पहले ऐसी FIR है जहाँ ये तक नहीं पता कि जुर्म क्या हुआ है। जरा सोचिए, अगर हत्या के मामले में FIR दर्ज हो और पुलिस यही ना बताए कि किस हथियार से और किस हत्यारे के मामले में यह दर्ज किया गया है। पुलिस और हमला में ऐसे ही मेरे साथ हो रहा है, यहाँ तक ये नहीं पता कि मेरे कौन से ओवैसी यहाँ तक कह गए हैं। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए सरकार को कामकाज पर कई सवाल उठाए हैं। राहुल ने अपनी पोस्ट में RBI की ओर से रेपो रेट में बढ़ोतरी का भी जिक्र किया है। राहुल ने लिखा है कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों ने आम जनता पर महंगाई का बोझ डाला है। आखिर मध्यम वर्गीय और नौकर पेशी लोग क्या कर रहे हैं। राहुल ने अपने पोस्ट में लिखा, वफादारी और अदाकारी में फर्क है। मोदी सरकार ने ना तो देश से वफादारी निभाई, ना ही जनता से। मैं बात कर रहा हूँ महंगाई की। उन्होंने लिखा है कि अगर आपको लग रहा है कि महंगाई आगे चलकर कम हो जाएगी तो आप गलतफहमी में हैं। आने वाले दिनों में मोदी सरकार के नए प्रहार के लिए तैयार हो जाइए। महाराष्ट्र पुलिस ने नुपुर शर्मा के बाद नवीन कुमार जिंदल को भी पूछताछ में शामिल होने के लिए समन भेजा है। नवीन जिंदल को भिवंडी पुलिस थाने में 15 जून को व्यक्तिगत पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले नुपुर शर्मा को महाराष्ट्र पुलिस ने 22 जून को पूछताछ के लिए बुलाया था। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयानबाजी किए जाने पर नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निकाल दिया है। आज तक से बात करते हुए नवीन कुमार जिंदल ने कहा है कि जो मैंने कहा है वो इसलिए क्योंकि हमारे देवताओं का अपमान किया गया। मैंने उसी मानसिकता से सवाल पूछा था। मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ, मैं देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने पार्टी से निकाले जाने पर कहा है कि हमारे संगठन ने हम पर कार्रवाई की। मुंबई की स्पेशल PMLA कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व राज्य मंत्री अनिल देशमुख के उस आवेदन को खारिज कर दिया है जिसमें उन्हें राज्यसभा में मतदान करने की अनुमति मांगी गई थी। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने वकील ने आदेश की प्रमाणित प्रति जल्द ही जल्द मांगी है ताकि वे आज हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सके। मामले में थोड़ी देर बाद ही अनिल देशमुख के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। बता दें कि राज्यसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए एक एक वोट महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके लिए खूब रस्साकसी चल रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक अनिल देशमुख और नवाब मलिक इस समय जेल में है। अनिल देशमुख और नवाब मलिक ने राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। देश में करोड़ों किसानों के लिए जरूरी खबर है। अगर आप भी किसान हैं और PM किसान योजना में रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आपको 31 जुलाई 2022 से पहले KYC कराना जरूरी है। केंद्र सरकार ने KYC की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। अगर आपने समय पर अपनी KYC नहीं कराई तो आपके खाते में अगली किस्त का पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि ऑनलाइन कर सकते हैं KYC। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से सरकार ने डेट बढ़ा करके लगातार किसानों को राहत दिया है और किसानों के बैंक खाते में 21,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किया गया था। सरकार हर 4 महीने के अंतर पर 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफर करती है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी अपनी जड़ें मजबूत करने में जुट गई है। दरअसल पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी इंदौर, भोपाल, जबलपुर, खरगोन, बुरहानपुर, रतलाम और खंडावा नगर पालिका समेत मध्य प्रदेश के 7 नगर पालिकाओं में नगर निकाय चुनाव लड़ेगी। दरअसल मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान राज्य निर्वाचन आयुक्त BP सिंह ने कर दिया है। इस चुनाव में वोटिंग के लिए EVM का इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि MP के निकाय चुनाव 2 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। इसके लिए 6 जुलाई और 13 जुलाई को मतदान किया जाएगा। पहले फेज के चुनाव का रिजल्ट 17 तो वहीं दूसरे फेज के चुनाव का रिजल्ट 18 जुलाई को घोषित किए जाएंगे।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना मोदी सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत देश के लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त करने में मदद मिलती है। इसके लिए सरकार कई तरह के अवसर की व्यवस्था करती है। सरकार द्वारा जारी किए आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश के 58.76 लाख लोगों को कुल 4,09,067 रुपये आर्थिक मदद मिली है। बता दें कि यह आंकड़ा 30 अप्रैल 2022 तक का है। और आपको बता दें कि सरकार ने इस योजना की शुरुआत कोरोना के दौरान की थी। कोरोना महामारी के दौरान देश के करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई थी। इसके साथ ही देश में लंबे वक्त तक लॉकडाउन लगा रहा था। ऐसे में लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए आप उसकी मदद करने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की थी। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गुरुवार को देश में 7,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की ओर से देश के सभी राज्यों को पत्र लिखा है। पत्र में कोरोना के नियमों का पालन करने और टेस्टिंग व ट्रेसिंग करने के लिए भी कहा है। गुरुवार को कोरोना के 7240 मामले से 81% मामले सिर्फ 4 राज्य महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली और महाराष्ट्र से मिले हैं। मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन 8 रिजल्ट की घोषणा करने की पूरी तैयारी कर ली है। बोर्ड 10 जून यानी कि आज 2022 को कक्षा 10वीं और 12वीं का परिणाम घोषित करने वाला है। MBOSE कक्षा 10वीं और 12वीं परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा। जो छात्र इस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं वो MBOSE.in के माध्यम से परिणाम की जाँच कर सकते हैं। इसके अलावा छात्र बोर्ड परीक्षा परिणाम MEGresult.nic.in और अन्य मीडिया वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। और शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार MBOSE मेघालय कक्षा 10वीं और 12वीं की आर्ट्स का रिजल्ट आज जारी करेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बृहस्पतिवार को बताया कि मानसून सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है और अगले 2 दिनों में इसके महाराष्ट्र पहुंचने की संभावना है। मौसम विज्ञान कार्यालय ने इसके साथ ही 10 और 11 जून को अरुणाचल प्रदेश में और अगले 5 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि देश में वार्षिक बारिश में 70% बारिश मानसूनी हवाओं से होती है और इसे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए जीवन रेखा माना जाता है। IMD के मुताबिक RK जेनामनी ने बताया कि मानसून ने 29 मई को केरल तट पर दस्तक दी और 31 मई से 7 जून के बीच दक्षिणी और मध्य अरब सागर, पूरे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पहुंच गया था। राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा में एक्स्ट्रा उम्मीदवार उतारे जाने की वजह से अब वोटिंग के जरिए ही तय हो पाएगा कि कांग्रेस के कौन से उम्मीदवार उस सदन जाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान से कांग्रेस ने रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने तीनों राज्यसभा भेजने की जिम्मेदारी प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दी है। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटें हैं और उम्मीदवार 5 है। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार सुभाष चंद्रा के आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है, इसलिए अब वोटिंग के जरिए ही तय हो पाएगा कि कौन जीतेगा। आंकड़े की बात करें तो राजस्थान में एक राज्यसभा सीट के लिए 41 विधायक के समर्थन की जरूरत है। कांग्रेस के पास 109 विधायक है। कांग्रेस दावा कर रही है कि निर्दलीय विधायक के समर्थन से 125 वोट कांग्रेस की पोल पे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 17 सीनियर अधिकारियों के विभागों का फेरबदल किया है। 2 अधिकारी कंचन वर्मा और प्रमोद कुमार उपाध्याय जो प्रतिरक्षित थे, उन्हें भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के सचिव शाहिद मंजर अब्बास रिजवी को वित्त विभाग का सचिव बनाया गया है। यूपी के चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव गौरी शंकर प्रियदर्शनी का भी ट्रांसफर किया गया, उन्हें ग्राम्य विकास का आयुक्त बनाया गया है। आपको बता दें कि नगर विकास विभाग के विशेष सचिव संजय कुमार सिंह यादव को राजस्व परिषद का सदस्य बनाया गया है। और इसी तरह से सिद्धार्थनगर के मुख्य विकास अधिकारी पुलकित गर्ग को झांसी नगर निगम का नगर आयुक्त बनाया गया है और परवेश को बरेली का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है। राष्ट्रपति चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही चर्चा शुरू हो गई कि देश के 16वें राष्ट्रपति के तौर पर किसे चुना जाता है। अटकलों का बाजार गर्म है। इस बीच जदयू के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार के CM नीतीश कुमार का नाम लेकर हलचल पैदा कर दी है। श्रवण कुमार ने गुरुवार को कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने की पूरी काबिलियत है। मीडिया से बात करते हुए श्रवण कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विजन और सोच राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। अगर नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनते हैं तो हर बिहारी को इसमें खुशी होगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति की बनने की नीतीश कुमार की ना कोई दावेदारी और ना कोई इच्छा है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, लिहाजा नीतीश कुमार को साधने की लगातार कोशिश की जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी नाकाबंदी के कारण लाखों लोग भूखे मर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के काला सागर पोर्ट पर रूसी नाकाबंदी के कारण लोगों की भूख से मौत हो सकती है। उन्होंने बताया है कि दुनिया भयंकर खाद्य संकट के कगार पर है क्योंकि यूक्रेन बड़ी मात्रा में गेहूं, मक्का, तेल और अन्य उत्पादों का निर्यात करने में असमर्थ रहा है, जिसने ग्लोबल मार्केट में स्थिर भूमिका निभाई थी। जेलेंस्की ने बताया कि दुर्भाग्य से दुनिया भर के दर्जनों देशों में उत्पादों की कमी हो सकती है यदि काला सागर पर व्लादिमीर पुतिन सरकार
सरकार की नाकाबंदी जारी रहती है तो लाखों लोग भूखे मर सकते हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।